गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रशांत देवांगन, पेशे से एक उप पुलिस अधीक्षक नारायणपुर। उससे पहले एक्स फॉरेस्ट रेंजर, उससे पहले वेटनरी ऑफिसर। साथ साथ मैं पार्ट टाइम एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा हूँ। और आप लोगों से बात करना, लोगों को कुछ कहना, बताना, गाइड करना मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा थोड़ा बड़ा मतलब अपने पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने आउटडोर बेस्ट का भी अवार्ड जीता। फिजिकल में मैं एक्टिव रहता हूँ, फिटनेस के लिए ध्यान देता हूँ। और बाकी सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा करिकुलम में जो छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि स्टेज पे या फिर कुछ और, वो सारी चीज़ें मेरी हॉबी है, वो सब करता रहता हूँ। तो मैं अपने बारे में बताया, इसमें मैं अपना पास्ट और जोड़ना चाहूँगा। सबसे पहले सर से मेरी मुलाकात 2000 आई थिंक 14-15 में हुई। सर भी आप लोगों को पता होगा वेटनरी की जॉब में थे, है ना। वो क्लास 3 पोस्ट में थे। हम लोगों की मुलाकात हुई उसी दौरान जब उनकी पोस्टिंग हुई थी, और मेरी भी पोस्टिंग हुई 6 महीने हुए थे। ये भी कोचिंग करते थे, हम भी उस टाइम कोचिंग ज्वाइन किए थे, जस्ट साथ में पढ़ते थे। सर ने एक नया रास्ता बनाया, वो आगे बढ़े और आप देख रहे हैं वो कहाँ पर है। हमने भी एक रास्ता चुना कि हाँ, मुझे अपना एग्जिस्टेंस बनाना है, और ऐसा एग्जिस्टेंस जिससे कि लोग देखें, जाने, समझे, इंस्पायर हो, और मैं एक रास्ता लोगों को दिखा सकूं। तो हमने वो रास्ता चुना, हम तैयारी किए उन्हीं के गाइडेंस में छत्तीसगढ़, और उनकी कोचिंग के पहले जो बैच था उसमें हम लोग थे। इन द मील वाइल कुछ साल लग जाते हैं, इसमें आप सबको पता होता है जब हम जॉब करते हैं तब, है ना। यहाँ कितने लोग हैं जॉब करते हैं, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं? कोई है? कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है कि जॉब के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, काम होता है। हमने वैसा ही किया, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, आई थिंक सो। तो उस दौरान पहले प्री निकला, फिर मेंस लिखा। उसी के दौरान फॉरेस्ट रेंजर में एक बार इंटरव्यू में गया, थोड़े से के लिए चूक गया। दूसरी बार इंटरव्यू में गया फॉरेस्ट रेंजर में, फॉरेस्ट रेंजर मिल गया। एसीएफ के लिए चूक गए। और उसी समय जस्ट ऐसा था कि या तो 2017 फॉरेस्ट सर्विस का, या तो आप दे सकते हैं फॉरेस्ट सर्विस, या आप दे सकते हैं प्री, है ना। अगर आपको पता होगा तो ऐसा ही हुआ था, क्योंकि 17th-19th फरवरी को प्री का एग्ज़ाम था, और 25 मार्च को फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम था। और मैंने ये रास्ता तय किया, क्योंकि पहले मैं फॉरेस्ट सर्विस दे चुका था, लेकिन चूंकि मेरी चाह थी, मेरी लगन थी कि मैं एक पुलिस अधिकारी बनूं, वर्दी पहनूं, कंधों में स्टार लगे। तो मैंने ये किया कि फॉरेस्ट सर्विस को साइड करके मैंने अपने पीएससी को दिया, और ये सोचा कि जब मेरा पीएससी प्री हो जाएगा तब मैं फॉरेस्ट सर्विस पढ़ूंगा। और उसी दौरान फिर मेरा जो है प्री निकल गया, मेंस लिखा मैंने। मेंस लिखने के पहले मैं फॉरेस्ट रेंजर बन चुका था। एक टाइम तो ऐसा आया भी कि लोग मुझे कहने लगे फॉरेस्ट रेंजर में चला जा, हो गया है, कुबेर का खजाना है फॉरेस्ट रेंजर, बहुत सारी ऐसी वैसी चीज़ें। लेकिन ये था दिमाग में, सर ने भी इंस्पायर किया। और जो कल्पना ध्रुव मैडम हैं, आप पढ़ते होंगे, वो मेरी बैचमेट हैं, डॉक्टर कल्पना ध्रुव, जो एसीएफ रही हैं। उन्होंने भी काफ़ी बताया कि प्रशांत, आप ऑलरेडी एक क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर की जॉब में हैं, तो क्यों आप नीचे आएंगे, आप बड़ा सोचें, ऊपर सोचें। तो मैंने भी यही किया, सबके गाइडेंस, सबके कहने से, और आगे कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखा। और नतीजा आपके सामने है कि हम आपके सामने यहाँ खड़े होकर बोल पा रहे हैं कि हाँ, हमने एक क्लास 2 पीएससी की पोस्ट हमने ली है ना। तो कहने का मतलब ये है, लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। मेरे सामने उस टाइम पे तो पीएससी की पोस्ट ही बहुत कम आई थी। 3 डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी और 9 डीएसपी के पद थे। लेकिन हमेशा ये मानकर चलता था कि 9 है, 9 में से एक मुझे चाहिए, वो एक मेरा है। एक ही चाहिए ना मुझे, 9 तो चाहिए नहीं, एक ही चाहिए। और 9 में से एक तो हो सकता हूँ, उसके लिए मुझे चाहे अंडर 10 आना पड़े तो मिले, चाहे अंडर 20 आना पड़े तो मिले, या फिर अंडर 50 आना पड़े तो मिले, लेकिन मिलना चाहिए मुझे। इस सोच के साथ जब मैं आगे बढ़ा, और फॉरेस्ट रेंजर चयनित होने के बाद भी मैं उधर नहीं गया, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया अपने आप को, और लगा रहा कंटिन्यूस। तो उस साल के मेंस लिख के जो मेरा इंटरव्यू हुआ, उसमें मैं डीएसपी हो गया। मतलब ये है कि आप फोकस्ड होकर जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं, मेरा लक्ष्य, परम लक्ष्य यही है और मैं यही करूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करती है, तो वही कंडीशन होती है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सबको भी अपने आप को एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। एक लक्ष्य हमेशा होना चाहिए कि हाँ मुझे यहाँ पहुँचना है, उसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मजे की बात तो यह है कि जब हमारा रिजल्ट आया था 25 जनवरी को 2020 में, उसके बाद फिर जो पोस्ट अलॉटमेंट देर से होता, आपको पता होगा 10-12 दिन लग जाते हैं। और उस साल 9 फरवरी को प्री का एग्ज़ाम था। तो सिलेक्शन होने के बाद हम सब यहाँ आते हैं, स्टेज पे आते हैं। तो भी मैंने बोला था कि अगर मुझे डीएसपी नहीं मिल पाया तो मैं आपके सामने, मतलब आप सबके साथ फिर से प्री दूंगा, फिर से मेंस दूंगा और दोबारा तैयारी करूंगा, क्योंकि इस साल डीएसपी के पोस्ट ज़्यादा थे, 15-20 पोस्ट थे। तो मैं करता उसको, लेकिन खुदा का शुक्र है ना, भगवान की कृपा है जो मिल गया और हम सबको, मतलब मुझे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा, किसी और ने वो पोस्ट लिया अगले साल। ठीक है, तो आप लोगों को ना फोकस्ड होके रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में खासकर अब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। कंटेंट भी इतने सारे हैं कि मत पूछो, किताब भी इतने सारे हैं, वीडियोस भी इतने सारे हैं, लेकिन कोई एक चीज़ है ना, तो वो है आप। इसलिए आप मत भटकिए। अगर आप नहीं भटकेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी, है ना। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी है। किसी सिद्ध वेद ने कहा है, पढ़िएगा ना क्या लिख रहा हूं मैं। समझ में आ रहा क्या लिखा मैंने? सामीप्यम, सालोक्यम, संयुक्तम, सायुज्यम। ठीक है, ये हमारा स्टेज होता है जब हम कोई भी काम करते हैं। तो ये केवल हमारा स्टेज नहीं है, ये स्टेज है अमिताभ बच्चन का, ये स्टेज है विराट कोहली का, ये स्टेज है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी, है ना। सबसे पहले हम जिस चीज को चाहते हैं उसके पास जाते हैं, है ना। आप लोगों को पीएससी करना है, इसलिए आपने वो बुक खरीदी, आपने थोड़ा देखा समझा, और फिर उसके बाद आप यहां आए। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेज नंबर 1, सामीप्यम, है ना, समीप। उसके बाद सालोक्यम, सा मतलब साथ, लोक मतलब बोलना, उक्यम है ना इसमें। कई लोग यहां आने के बाद भी पीएससी की बातें ना करके बाकी सारी चीजों में लगे रहते हैं। ठीक है ना, पीएससी की भी छोड़कर बहुत सारी चीजें लगे रहते हैं। यहाँ कुछ और देख लिया, कोई कुछ और हो गया, किसी को कोई पसंद आ गया, कोई और नई स्टोरी बन गई। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है वो उसी की बात करेगा, उसी के बारे में कहेगा और उसी के बारे में पूछेगा लोगों से, जिसको वो चाहता है या बनना चाहता है ना। उसको कहते हैं सालोक्यम। ठीक है, मुझ में राम तुझ में राम, तो हम दोनों के एक दूसरे में राम दिखने लगता है। हम वैसे सर्कल बनाने लगते हैं जो पढ़ने वाले हैं, बन ही जाता है, आप सबको पता है। वैसा ही सर्कल बनता है जैसा हम होते हैं, है ना। थोड़े से मस्तीखोर रहेंगे तो पीछे वाले रहेंगे या आगे वाले रहेंगे, 4 लोग बैठ के यहाँ से निकलने के तुरंत बाद मस्ती करेंगे। सीरियसनेस रहेंगे तो यहाँ निकलने के बाद वो बुक की बात करेंगे, वो नोट्स की बात करेंगे और बाकी सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा स्टेज आता है संयुक्तम। बातचीत करने की जब आगे बढ़ के हम उससे पूरा जुड़ जाते हैं उस चीज से। मतलब मेरी जिंदगी और पढ़ाई या हमारा टारगेट जब एक हो जाता है हमारे लिए ना, अभी टारगेट हमको मिला नहीं है, लेकिन हमारे लिए जब वो टारगेट एक हो जाता है तब वो क्या स्थिति होती है? संयुक्तम की। ठीक है, मतलब हम बोल तो रहे हैं, अब हम उससे इतना जुड़ चुके हैं कि अब हमको कोई और चीज दिखाई नहीं देती है। वही चाहिए, वही करना है, वही रहने दिया जाएगा हमारे साथ। हमको किसी और की आवश्यकता
है ही नहीं, उसको बोलते हैं अपन बर्निंग डिजायर भी बोलते हैं। यहां पे बहुत सुना होगा आपने बर्निंग डिजायर को। इस स्टेज पे आपको टारगेट मिला नहीं है, लेकिन टारगेट के लिए आप इतने ज्यादा अवेयर हो, इतने ज्यादा उत्साहित हो, इतने ज्यादा ललक है कि वो आपको मिलके ही रहेगा। ये होता है संयुक्तम में। और फिर एक स्टेज आता है जो विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टाइम होता है, जिसमें हम उस व्यक्ति को उसके काम से जानने लगते हैं, या वो काम उस व्यक्ति से जाना जाता है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एक्टिंग के लिए जाने जाते नहीं, एक्टिंग को अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट का भगवान कौन बन गया है? सचिन। भगवान से आगे कौन बढ़ गया है? विराट। फुटबॉल के जो महान देवता जो अभी हैं लीजेंड, वो कौन है? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वो हो जाता है सायुज्यम। युज्यम मतलब साथ एकदम जुड़ जाना, उसी से घोषित हो जाना वो चीज। तो जब इस स्टेज में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमको वो क्या मिलता है? हमको वो टारगेट मिलता है। और इसके लिए 1 साल 2 साल नहीं, लगातार 10 साल 12 साल 15 साल तक जब हम चीजें करते रहते हैं तो हमको मिलते लगता है ना। जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे पुलिस अधिकारी हैं जो पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं, या पुलिसिंग उनसे जानी जाती है कि हाँ ये आईपीएस सर हैं, जिनके जो जब रहते हैं तो फिर पूरा जिला बहुत अच्छा चलता है, या पूरा राज्य ऐसे एडीजी या उससे बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना 10 से 15 साल दिया है। डिप्टी कलेक्टर में, प्रशासन में भी ऐसा ही होता है कि हाँ आप उसी के लिए बने हैं और आपने उसको बहुत अच्छा चलाया है। तो आपको अपनी जिंदगी को, अपनी चीजों को इसी क्रम में आगे बढ़ाना होगा। समझ रहे हैं बात को? ये क्रम जब रहेगा तब आप अपने जीवन को सार्थक या उस दिशा में सिद्ध बना पाते हैं। यहां से जब होके गुजरते हैं तब आप भटकते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं यहां हूं, यहां के बाद यहां जाना है, यहां से इधर जाना है। जैसे हम पुलिस वाले थे, हमको ये लगता है कि नहीं यार, अब हम जहां हैं वहां पे पुलिसिंग हमसे जानी चाहिए कि हाँ वो अधिकारी ऐसा था तो जिसने ऐसा ऐसा किया। समझ लो ना, काम से हम जाने चाहिए, मतलब काम हमसे जाना चाहिए। तो वो एक स्टेज होता है जहां से आपको यहां से निकलना होता है। यही चीज उस टाइम आती है जब आप सेलेक्ट होते हैं। कल्पना मैडम कहती है कि जब मैं इंटरव्यू होने वाला था, मेंस लिख रही थी, तब कहती हैं कि नहीं, जब मैं जाती थी तो मुझे लगता था ये लोग, ये सोच के उस टाइम उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जब सड़क बन रही होती थी, मैं उस पर चलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही डिप्टी कलेक्टर हूं और ये सड़क मेरे डायरेक्शन के अनुसार बनवाई जा रही है ना। जब मैं डीएसपी होना चाह रहा था तो उस टाइम जब कोई सायरन वाली गाड़ी गुजरती थी तो मेरे अंदर में एक स्पार्क आता था कि नहीं, ये सायरन वाली गाड़ी में मैं बैठा हूं। होता ना एक अपन वो बोलते हैं उसको, जो इसमें कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उन चीजों को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन चीजों को अपने आप अपने पास लाने के लिए एकदम उतावले हैं और उनको बुला रहे हैं कि हाँ मैं हूं। वो कौन सी स्थिति होती है? सायुक्तम की। तो जब इस कंडीशन में आप पहुंचते हैं, इतने ज्यादा जुझारू जाते हैं, तो आपको लक्ष्य मिलता ही मिलता है। ठीक है ना। मेरे एग्जाम्पल, मतलब मेरे केस में कैसा हुआ, जो मैं बताया कि जब आप शिद्दत से चाहते हो तो कायनात भी मिलाने को उतारू हो जाती है। मेरा रैंक था 19 रैंक में। आपके पास मात्र डिप्टी कलेक्टर के 3 पोस्ट हैं और डीएसपी के 9 पोस्ट हैं। तो ये सोचिए कि कैसे मुझे, एक जनरल ओबीसी के लड़के को, कैसे आखिरी पद मिल जाएगा। लेकिन किस्मत साथ देती है। क्या हुआ कि पहले एक जो सबसे टॉपर मैम थी, अनीता सोनी मैम, हमारी बैच की टॉपर हैं, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर ऑप्ट ही नहीं किया, उन्होंने अकाउंट ऑफिसर ऑप्ट किया। तो एक क्रम क्या हो गया, नीचे आ गया, क्योंकि एओ हमारे बाद ही जनरल चूज करते हैं, लोग जनरली चूज करते हैं क्योंकि पता होता है। लेकिन उनका मन था, उनको ऐसा ही करना था, तो उन्होंने अकाउंट ऑफिसर चूज किया और बहुत अच्छी है, बहुत सफल है अभी उस जॉब में। तो वो एक रैंक पीछे आने के कारण पूरी सीरीज एक रैंक पीछे खिंच गई। वो जो आखिरी सीट थी जनरल ओबीसी वाली, वो मुझे मिल गई। कई लोगों ने, 7 8 10 लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने मैंने बात की थी कि सर मुझे मिल सकता है क्या,
तो उन्होंने कहा कि मे बी या मेरे ख्याल से तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब मुझे मिला तो बहुत खुश हुआ। मैंने यूनिवर्स को बोला नहीं थैंक यू बोला। क्यों? क्योंकि जो चीज़ नहीं हो रही थी लेकिन मेरे कहने, मेरे सोचने और मेरे जो है आकर्षित करने के कारण अगर वो मुझे मिल जाती है तो क्या होता है, एक चमत्कार ही होता है, और वो चमत्कार ही हुआ। तो ऐसा ही आपको भी अपने आप को, अपने को उस दिशा में लेके चलना है, उस दिशा में मेहनत करनी है, ठीक है ना। ये सोच के चलना है, ये विचार करके चलना है कि मैं हूं वहां, क्योंकि यूनिवर्स वो चीज समझता है, देखता है कि हाँ आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। सारी चीजें एनर्जी है, मैं नहीं बोलता कि वो भगवान है, वो लक है कि कैसा है क्या है, लेकिन सारी चीजें एनर्जी है। जैसी एनर्जी आप लोगों को दोगे, यूनिवर्स को दोगे, पॉजिटिविटी दो रहे हो या बहुत सारी चीजें दे रहे हो, वैसे ही आपको मिलेगी वापस। तो जब ऐसा है तो क्यों ना आप क्या करें, उन चीजों को अपने आप आकर्षित करें, ठीक है ना। उस दिशा में करेंगे तब आपको वो चीज मिलके ही रहेगी, मिलेगी ही। अब बहुत सारे इसमें आगे पीछे होते हैं, ठीक है ना। ये तो रही थ्योरेटिकल बातें कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहता था मेरा जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच ये होता था, समझ में आ गया ना ये सबको? ओके, दैट्स गुड। हमने क्या किया, मैंने 3 चीजों पे फोकस किया, है ना। 3 चीजें। सबसे पहली चीज है रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना और उसको याद रखना, ठीक है, पढ़ना और उसको याद रखना। दूसरी चीज उसका रिवीजन करना, ठीक। और तीसरी चीज उसको टेस्ट देना। कुछ लोग एक चीज मिस कर देते हैं, डर भी लगता है, मुझे भी पहले दूसरे साल लगता था, टेस्ट। हर कोई यहां जो बैठा है, हर कोई ईमानदारी से वो टेस्ट देता है क्या? ईमानदारी से ना। ईमानदारी कहने का मतलब क्या होता है कि आपको प्री में जो 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे होता है ना प्री में, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं? 100 क्वेश्चन। मतलब 1 मिनट में कितने क्वेश्चन हुए? मतलब एक क्वेश्चन कितने मिनट का हुआ? 2 मिनट से भी कम समय का, है ना, कि ज्यादा समय का? 2 मिनट से कम समय का हुआ। तो अब ये सोचो कि आपको यहां अगर 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो क्या आप उसको उसी शिद्दत के साथ, उसी सोच के साथ मैं एग्जाम हॉल में लिख रहा हूं, वैसा ही सोच करके आप सॉल्व करते हैं? कि बस हम ऐसे ही टिक करके आते हैं, नहीं यार आज कर देता हूं, एग्जाम हॉल में देख लेंगे? क्या होता है अप्रोच, क्या होता है अप्रोच हमारा? कैजुअल हो जाते हैं ना हम लोग, बहुत बार हो जाते हैं हम लोग कैजुअल हो ही जाते हैं। मैं भी हो जाता था कि यार अभी घर से लौटा हूं भाई, दिवाली मना के इस बार टेस्ट ऐसे ही देते, अगली बार वाला पक्का देखूंगा। ये कैजुअल अप्रोच ना आपको ले डूबता है आपको, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी क्या बोलना चाहिए, पुरानी या क्या बोलते हैं विसंगत बातें भी होती है, आप लोग को पता है सिलेक्शन को लेकर के। तो अगर आपको उन टॉपर के एकदम 50% में आना है, 100% में आना है, टॉप 10 टॉप 20 लाना है, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना है, तो वहां पहुंचने के लिए आपको ऐसा कैजुअल अप्रोच नहीं रख सकते हो। क्योंकि एक डिप्टी कलेक्टर डीएसपी जैसा जब पोस्ट होता है ना, आप जब बनोगे, हम तो बन गए तो समझ में आता है, वहां आप कैजुअल अप्रोच रख ही नहीं सकते हो। हमारे लिए एक कैजुअल अप्रोच का मतलब होता है लाइफ का को रिस्क में डालना। किसको रिस्क में डालना? लाइफ को। समझ रहे हो बात को? एक कुछ समझ में आया हमको कि हाँ यहाँ पर कुछ बलवा दंगा होने वाला है, हमने उतनी व्यवस्था नहीं की, कैजुअल अप्रोच दिखा दिया, क्या होगा? दंगा रुक पाएगा? दंगा नहीं रुकेगा, किसी को चोट आ जाएगी, आ जाएगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। जबकि अगर हम कैजुअल नहीं होते तो ये चीजें नहीं होती। मैं पूरी व्यवस्था करता, बैरिकेटिंग लगाता, उतने जवान तैनात करता, जो लोग प्रोवोक करते हैं ऐसी सिचुएशंस को, उनको मैं पहले से डील करता। तो मैं क्या वहां कैजुअल अप्रोच दिखा सकता हूं? भले ही
मेरी मम्मी या मेरे पापा घर में बीमार पड़े हैं, फिर भी मैं वहाँ कैजुअल अप्रोच नहीं दिखा सकता। ठीक है ना। एक डिप्टी कलेक्टर जिसके पास प्रशासन की जिम्मेदारी होती है ना, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उसमें अगर वो सही डिसीजन न ले, किसी सही आदमी को उस चीज़ के लिए आवंटित न करे, उसमें कैजुअल अप्रोच दिखाए, तो क्या उसका काम, प्रशासन का काम सही समय पे हो सकता है? चुनाव की ही बात कर लेता हूं। चुनाव में एक डिप्टी कलेक्टर या फिर तहसीलदार बहुत बड़े पद पे होता है चुनाव के लिए, चुनाव अधिकारी के जस्ट नीचे होता है, आपको पता होगा, है ना। रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है कि एसडीएम। अगर वो छोटा सा कैजुअल अप्रोच दिखाए तो क्या चुनाव सही तरीके से संपन्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो जबकि चुनाव हमारा 30 दिन पूरा चलना होता है, एक एक चीज सिस्टमेटिक होनी होती है, एक एक चीज को देखना होता है, सोचना होता है, वैसे ही हमारे साथ भी होता है। वहां जब आप कैजुअल अप्रोच नहीं दिखा सकते हैं, आपको दिखाना ही नहीं होता है। अगर आप कैजुअल अप्रोच दिखाए तो सीधे आपके ऊपर का अधिकारी जो है आपको किक आउट कर देगा। मतलब आपको हर दिन अलर्ट रहना है, हर दिन अवेयर रहना है और अपनी चीजों को बहुत अच्छे से करना है। तो क्यों आप अभी कैजुअल अप्रोच दिखा रहे हो? इसी को तो बोलते हैं ना OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अगर आपको बनना है वो, तो उसके जैसा अभी से सोचो समझो। एक आईएएस IPS ऑफिसर जो होते हैं ना, वो लोग अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं इस चीज़ों को, वो कैजुअल अप्रोच नहीं लाते हैं। मतलब पूरे 2 साल 3 साल तक वो उसी चीज़ को करते हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ूँ, उसको 100% परफॉर्म करके आऊँ। समझ रहे हो? तो जब वो लोग या अधिकारी बनने के बाद वो लोग अगर अप्रोच नहीं, मतलब कैजुअल अप्रोच नहीं दिखा रहे, तो आप क्यों कैजुअल अप्रोच दिखा रहे हो? मैं ये पूछता हूँ। 100% जब तक नहीं दोगे तब तक कैसे होगा? माइक टाइसन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत अच्छा बॉक्सर था, मोहम्मद अली, या फिर जो बहुत अच्छा रनर है, क्या नाम उसका, उसेन बोल्ट, उनकी वीडियो देख लेना। वो लोग बताते हैं कि हम, या फिर एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसने नेवी सील को क्रैक किया है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आखिरी में बता दूंगा, मुझे याद आ जाएगा। ठीक है ना। उसका ये कहना होता है कि हम अपनी प्रैक्टिस में वो जान डालते हैं, इधर देखो, इधर इधर इधर, यहाँ नहीं, है ना। हाँ ठीक, जूस है, चाहिए? नहीं, दे देता हूँ मैं। ठीक, देखो क्या है ना, फोकस यही होता है। डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, क्या है, आया, आपने उधर देख के मुझे देख लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर वहां देखे कि आपका दिमाग और आपका नजर वहीं टिक गया, मतलब आप क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। चीजें नजर के सामने से गुजर जाए, आप अवेयर हो जाओ, इतना काफी है, लेकिन आपको वहां स्टक नहीं होना है। समझ रहे हो बात को? आपको हर चीज देखनी है, हर चीज ऑब्जर्व करनी है, लेकिन वहां रुकना या झुकना नहीं है। झुकना तो नहीं बोलूंगा, रुकना या थकना नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने, जितने भी लोग हैं वो लोग बताते हैं कि हम अपने प्रैक्टिस में इतनी जान डालते हैं कि ऐसा है कि वही हमारा फाइनल मैच है, इसलिए फाइनल मैच इतने आराम से हम निकालते हैं। मैकग्रेगर, बॉक्सिंग चैंपियन, देखो उनके वीडियोस, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि अपनी प्रैक्टिस में इतनी जान डाल दी होते हैं ना, अपना 100% 150% दे दिए होते हैं, इसलिए वो जीतते हैं। तो क्यों आप लोग कैजुअल अप्रोच दिखाओगे? इसलिए तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला पढ़ना, दूसरा रिवीजन, तीसरा टेस्ट। ये तीनों को बहुत अच्छे से करो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें सबसे पहले स्टेप में आते हैं हम, पढ़ने में। ठीक है। स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। कितने लोग हैं जो बस पेज पलट पलट के पढ़ते रहते हैं, बोलते हैं यार एक बार रिविजन हो गया। अच्छा, अभी मैं पूछना चाहूंगा, जस्ट अभी आप लोग 2 बैच बैठे होंगे, दोनों का दोनों प्री वाला है। प्री का कौन सा हिस्सा है, मतलब सॉरी, आपके बैच में प्री का कौन सा ग्रुप है जिनका की कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है? किसी का नहीं हुआ है? कौन सा छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा पूरा कंप्लीट हो गया, बताओ, चलो बताओ भाई, आप बताओ। नहीं, हिस्ट्री चल रहा है ना, तो हिस्ट्री में ना आप मुझे बता दो, क्या वाकाटक वंश जानते हैं ना, पढ़ लिए हैं?
नहीं पहुंचे हैं, स्टार्ट हुआ है। कल्चर हो गया कंप्लीट? हाँ, हो गया ना? एक आध बार टेस्ट हो गया, टेस्ट हुआ है। तो मैं पूछूं टेस्ट से कुछ? चलो भाई, घुटुल के बारे में आप बताओ 100 शब्द में। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था। मतलब आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद है। आप पीछे से बताएंगे, खड़े भी ना। मड़ई के बारे में बताइए, आपने ये वाला क्लास अटेंड किया था? अच्छा, कल ही पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए फिर। देखो, कहने का मतलब ये है, भाई ने बहुत अच्छा बताया। वैसे ही आपको जो पढ़ ली है ना, स्टडी का मतलब एक होता है कि हाँ उन्होंने पढ़ाया, मैंने एक बार पढ़ लिया, दैट्स इट ओवर। लेकिन जब यहाँ आप स्टडी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि उन्होंने पढ़ाया, मैंने पढ़ा और उसको यहाँ डाल लिया। जो अभी इसने किया, क्या नाम भाई आपका? कमलेश पटेल ने, ठीक है ना? अच्छा एग्जाम्पल था। मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग को नहीं पता है, ऐसा मत समझिएगा, सबको पता है, लेकिन मैंने बस एग्जाम्पल दिया, ठीक है? किसी को पता था कि मैं ऐसा सवाल पूछूंगा, लेकिन वो बता पाया इसलिए क्योंकि उसकी मसल मेमोरी में वो चीज फिट हो गई थी। मैडम नहीं बता पाई क्योंकि उनकी मसल मेमोरी में नहीं गया था, एक ही दिन हुआ है पढ़ाए हुए। एग्जाम हॉल में जब आप लिखते हो ना, मेंस या प्री को, 2 मिनट से कम का समय होता है आपके पास। जब तक वो चीज आपके मसल मेमोरी में फिट नहीं होगी, तब तक आपको वो तुरंत याद नहीं आएगा। और याद आ भी गया तो क्या रहेगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। यस, समझ रहे हो बात को? इसलिए आपको वो चीज एकदम फिट होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये तो पढ़ने के लिए है, आगे के लिए तो क्या मतलब, हम तो अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है रे भैया। आज भी हमारे एसपी साहब, है ना, एक फाइल देते हैं उठा करके, है ना, ये देते हैं, बोलते हैं डीएसपी साहब रखिए, कल इसको तैयार करके आइएगा। पूरा एक एक पॉइंट लिखिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं है, क्या चीजें छूटी है, क्या हो सकती है, कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है, क्या है। तो आपको उसको मसल मेमोरी में फिट करना पड़ता है, बताना पड़ता है 24 घंटे के अंदर। तो इसलिए मड़ई को भी कितने घंटे में तैयार करना पड़ेगा? इसी को क्या कहते हैं? OLQ। क्या बोलते हैं? समझ रहे बात को? ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये जैसे जैसे ऊपर जाते होगे वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती जाती हैं। इसलिए आपको अपने आप को वैसा ही तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना? अकाउंट ऑफिसर बने हो तो डाटा याद करने पड़ेंगे, पुलिस ऑफिसर बने हो तो धाराएं याद करनी पड़ेंगी। उपभोक्ता संरक्षण नियम, मानव सुरक्षा अधिनियम, जितने भी अधिनियम हैं, IPC CRP से कुछ नहीं, याद करने पड़ेंगे, नहीं रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? मतलब कैजुअल नहीं होना है। इसलिए स्टडी कैसी करनी है हमको कि वो मसल मेमोरी में जाकर के फिट हो जाए। केवल ऐसा पन्ना पलटाने से काम नहीं होगा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो ये कहते थे कि हाँ मैं एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, तो मैं पूछा चल बता भाई इसका क्या है, जैसे भाई को पूछा, उन मैडम को पूछा, फिर हो जाते थे गोल। तो ऐसे पढ़ने का क्या मतलब? पुराने जमाने में आप लोग को पता होगा, जब वेद वेद पढ़ते थे, गुरुकुल में रहते थे, तो लोग सुन सुन के याद कर लेते थे, है ना? तभी तो वो चीजें आगे बढ़ती थी, उनके साथ चलती थी, वो लिख पाते थे। और आज भी आप लोग देखोगे आंसर वही अच्छा लिख सकता है जो उसको मसल मेमोरी में फिट हो, क्योंकि सोचने में टाइम बहुत कम मिलता है, सोच के लिखना पड़ेगा। समझ आ गया? तो ऐसा करेंगे आप लोग आज से, ठीक? ये हो गया स्टडी की बात। अब आते हैं बात रिवीजन पे। रिवीजन का सीधा फंडा है, रिवीजन का सीधा फंडा ये है। आप लोग कैसे करते हैं रिवीजन? कोई एक बताएगा? मैडम आप बताइए, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? बैठे रहिए बैठे रहिए, क्या नाम? पूजा नायक।
कहाँ के रहने वाले हैं? वेरी गुड। तो पूजा जी ये बताइए रिवीजन कैसे करते हैं आप? इधर से भी कोई तैयार रहे कैसे करते हैं बताने के लिए। बस पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितनी बार पढ़ते हैं, क्या क्या फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं? जैसे आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे मड़ई ही पढ़ाया सर ने कल, तो उसको कब पढ़ा आपने? कल पढ़ाया, उसका अगली बार कब पढ़ोगे? अभी पता नहीं है ना, जब टेस्ट आएगा तब जरूर पढ़ेंगे सर। टेस्ट तो होने दो, उस दिन मैं जरूर पढ़ूंगा, है ना भाई? आप बताओ तो हाँ व्हाइट शर्ट में आप बताओ, आपका नाम क्या है? बैठे रहो, क्या बताए? शुभम। बताइए कैसे करते हैं रिवीजन? हम्म हम्म वेरी गुड। ठीक है, लिख के करते हो एक बार उस दिन रात में किया, उसके बाद अगली बार कब करते हो? फिर सिस्टर कब कब? ठीक, ये भी तरीका अच्छा है। पीछे से बताओ भाई, अब टी शर्ट में जो है, व्हाइट टी शर्ट में, लाइट टी शर्ट में। हाँ आप ही, क्या नाम है आपका? ओह हाँ, हाँ बताइए। हम्म ठीक, ये बढ़िया तरीका है ना। मैं यही सुनना चाहता था कि भाई ने भी बोला लिख कर पढ़ता हूँ, ये भी अच्छा है, ये भी मतलब यही तरीका अच्छा है। जिस दिन आप पढ़ाए उतने ही दिन, मतलब जैसे आपकी यहाँ 4 घंटे क्लास चली, तो आपको कम से कम 4 घंटे आपको घर में देने हैं उसको करने के लिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ आपको वो 4 घंटे में बताए हैं, निश्चित तौर पे घर में आप उसको आधे घंटे में कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे आधे घंटे में, टाइम नहीं लगता है उसी दिन दोबारा पढ़ने में। लेकिन उसको 2 दिन बाद पढ़ोगे, आज नहीं पढ़ोगे तो कितना टाइम लगेगा? वो 1 घंटे का 2 घंटे लगेगा, है ना? तो सबसे जरूरी होती है आज ही पढ़ना, और आज ही उसका शॉर्ट नोट या नोट जो भी है वो बना लेना। नोट्स बनाओगे तो डबल टाइम लगता है, मान लो 1 घंटे का क्लास है, 2 घंटे बनाने में नोट्स लगेंगे, ठीक है? और देन उसके बाद क्योंकि नोट्स बनाए हो तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा फिट हो जाएगा, और ज़्यादा फिट हो जाएगा तो अगले दिन फिर एक बार रिवाइज कर लेना, और फिर उसको रिवाइज करना 1 वीक के अंदर में, ठीक है? और फिर जब टेस्ट होगा तब, मतलब अगर टेस्ट नहीं भी हुआ तो भी अगर आप 1 डे में इसको 2 बार करते हो तो सीधे मतलब 2 बार करते हो, मतलब एक बार सुबह पढ़े एक बार शाम को, उसके बाद उसको राइट कर लेते हो, लिख लेते हो, फिर उसका करने के बाद जब लिख लिए तो और फिट हो गया, फिर उसको 7 डेज के अंदर में, चाहे सैटरडे हो संडे हो, एक दिन आप लो और उसको रिवाइज करो। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, जितना रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके मेमोरी में फिट होगा। हम क्या करते हैं, मैं भी करता था भाई, मैं अपनी बड़ाई नहीं मारूंगा, पढ़ लेते थे, हाँ 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 पढ़ लिए, अब फिर 15 दिन तक पता ही नहीं हो सब्जेक्ट का, फिर 15 दिन 1 महीने बाद जब वो खुल रहा है तो लगता था यार सब तो बड़ा था, कहाँ गया? फिर वही दिक्कत, ना याद है, और अगर याद भी है तो क्या है, कंफ्यूजन है। इसलिए लिखना भी जरूरी है और फिर उसका टाइमली रिवीजन करना भी जरूरी है, ठीक? दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये नहीं करोगे तो मेंस में क्या होगा? समस्या। मेंस में आपके पास केवल 3 महीने रहते हैं, 3 महीने में कम से कम आपको 3 बार तो करना ही है, कम से कम बता रहा हूं। वरना हमारे टाइम में जो टॉपर थे वो उन्होंने कहा था हमने 10 बार कर लिया था रिवीजन, और किया भी होगा भाई, क्योंकि मैंने खुद 3 से 4 बार मैंने खुद किया था अपने 3 महीने के अंदर में, ठीक है? तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना याद ही नहीं रहेगा, याद करना ही पड़ेगा। अब फिर आता है जब टेस्ट होता है तो फिर क्या? टेस्ट उसी जद्दोजहद के साथ, उसी चीज़ों के साथ आपको टेस्ट देना है पूरी ईमानदारी से, और जब आप ईमानदारी से टेस्ट दोगे आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ हूं, अब फिर उसके बाद फिर से प्रोग्रेस करोगे, ठीक है? एक अपना एग्जांपल बताता हूं, मैंने मेंस लिखा था जिस साल 2018 का पीएससी 19 में हम मेंस लिखे थे, उस साल मैं दो दो नहीं 3 पहले भी देता था टेस्ट, मतलब ड्यूरिंग उस टाइम पे हरिराम पटेल सर के यहाँ शुरुआत से टेस्ट नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक जगह और ज्वाइन किया था, लेकिन वहाँ रेगुलर टेस्ट नहीं दे पाया मैं, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। 2-3 और मेरे साथी थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे, लेकिन आखिरी वाला जो टेस्ट है ना उन्होंने नहीं दिया था, जो अगले साल मतलब 2019 में डीएसपी हुए, जो मैं नाम नहीं बताऊंगा, है ना? लेकिन एग्जाम के पहले जो 7 दिन यहाँ टेस्ट दिए ना हमने, उसी शेड्यूल में
उसी कंडीशन को क्रिएट करके मुश्किल से 10-12 लोग थे, मुश्किल से 10-12 लोग। सच में वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मेंस में अगर मैं स्कोर किया, वो स्पीड आई, वो लिखने की हैबिट बनी, मेरा दिमाग काम किया, तो वो किस लिए? क्योंकि मैंने मेंस से 7 या 10 दिन पहले 2 बार वो टेस्ट दिए थे, है ना। जैसे मेरा एग्जाम मान लो 25 जुलाई को था, तो मैं 7 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के बीच 2 बार टेस्ट लिख चुका था, वैसे ही पैटर्न पे जैसा एग्जाम होता है, 9 से 12 और 2 से 5। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मुझे बहुत कारगर लगी, क्योंकि अगर मेंस में आए नंबर तो लिखने के कारण ही आते हैं, है ना। नहीं लिखोगे तो नहीं मिलते नंबर। वो अपवाद है कि कुछ मार्कशीट ऐसी आ जाते हैं जो लिखा नहीं फिर नंबर मिल गया, मुझे वो उसमें कोई सत्यता नहीं लगती है ना। सत्य इसी को माना जाए कि हम मेहनत करेंगे और निकलेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर मेहनत करने के लिए रिवीजन के साथ साथ क्या देना पड़ेगा? टेस्ट। मैं अपनी एक और चीज बताऊंगा, 2015 या 16 में मैं नहीं आता है बोल के, मतलब क्या बताऊं तुमको, 16 पीएससी था जिसमें मैंने मेंस लिखा था, 16 पीएससी का मेंस भी मैंने लिखा हुआ है ना। उसमें एक सब्जेक्ट ही मैंने छोड़ दिया था, वो 7वां पेपर। कौन सा पेपर? आखिरी, उस टाइम पे ज़्यादा वो नहीं होता था, आखिरी पेपर होता था वो समाजशास्त्र, एक छोटा सा दर्शन था, बहुत पतला पतला हुआ करता था 16-17 के पीएससी में, एकदम थोड़ा थोड़ा समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और कल्चर होता था, जब सिलेबस 18 में चेंज हुआ उससे पहले। तो मैंने पेपर ही नहीं दिया, ये सोच के कि मुझे नहीं आता है, नहीं लिख पाऊंगा, और मैं उसमें इंटरव्यू नहीं जा पाया था, फेल हुआ था। मतलब अब मेंस लिखो लेकिन नया एक पेपर नया लिखे तो कहाँ से हो पाएगा। लेकिन जब स्कोर कार्ड आया, मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि अरे यार, इसको नहीं दिया, अगर मैं दिया होता और कुछ अच्छे मार्क्स आ गए थे, मैं भी एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो पहुंच जाता। इसलिए टेस्ट न देने के कारण, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने पहले टेस्ट नहीं दिया था, लिखा ही नहीं था। और आप लोगों को बता दूं, 13, 12, 13, 14, 15 इस दौरान लोग टेस्ट के लिए सीरियस भी नहीं थे। लगातार इतनी वैकेंसियां आ रही थी, यही मार्केट के छोटे छोटे नोट्स होते थे, और लोग बस रट के चले जाते थे। लेकिन अब का सिनेरियो क्या है? बदला हुआ है। अभी आप नहीं, वो उस लड़के ने खुद बोला, जो अभी सासो है ना, आपको लाइव लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सासो है, जो मेरे से 2 साल पहले सासो बना था, वो बोला भाई हम तो लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, कभी टेस्ट ही नहीं दिलाए हैं, और मैं सासो तक पहुंच गया। अब वो मेरे साथ जब लिखा, उसका मेंस निकल ही नहीं पाया, स्कोर एकदम कम। क्यों? टेस्ट नहीं देने के कारण। टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए हर एक टेस्ट को किस में देंगे आप? बहुत सीरियसनेस के साथ, बहुत ही अलर्टनेस, अवेयरनेस के साथ आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, ठीक। ये इतने चीज़ें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको प्री और मेंस तक पहुंचना है तो। ठीक है, अब आप बताइए आपका कुछ हो तो, वरना मैं कुछ और दूसरा टॉपिक लूं, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी होती है ना फोकस की, वो भी मैं बता देता हूं जो मैं करता था। एक होती है टेक्निक पोमोडोरो। कौन जानता है पोमोडोरो टेक्निक के बारे में? पोमोडोरो टेक्निक कौन जानता है? मुझे पढ़ाते कितना टाइम हो गया बताओ, मतलब तुम्हारे साथ बोलते 20-25 मिनट हुआ? 40 मिनट हो गया? ज़्यादा हो गया यार, इतना नहीं बोलना था मुझे, है ना, इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं पी लूँ ना इसको? ठीक, ठीक है। तो क्या है ना, हमारा भी सीमा होता है, हमारा मतलब सबका मानवीय जो ये है ना, दिमाग का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है कि हम 22 से 25 मिनट तक ना बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं, बस थकने लगता है दिमाग। तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे हो, कुछ लोग तो भाई लोग थोड़ा सा ऐसे जमा ही मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां बहुत अवेयर हैं, आप लोग मार लो। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, अगर किसी से पूछो ना जो लास्ट लास्ट में मेंस में यहाँ बैठा है हमारे साथ, मैं लिटरली मेंस की क्लासेस में सो जाता था, 4-4 घंटे तक कैसे बैठ के पढ़ूं मैं। हमको चाहिए हर 25 मिनट में ब्रेक, 5 मिनट का। कितने मिनट में? 25 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए। उससे ज्यादा होता है तो दिमाग बोझिल हो जाता है।
है ना। वो 5 मिनट का ब्रेक ऐसा नहीं कि फोन में बात कर लो, लेकिन आप लोगों को जो अभी तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को ये होना चाहिए कि कम से कम आंख बंद करके शांत से को बैठ जाएं, या फिर हाथ पैर हिला लें, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लें, है ना, थोड़ा सा अंगड़ाई ले लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। आंख बंद कर ले या कहीं दूर देखें, जो हमारे फोर्स में भी यूज होता है, अब फिर से लग जाए। मैं ये काम अपने उसमें भी करता था, मतलब जो मेंस लिखता था ना, आधे घंटे होता तो मेरे को थकान लगती थी, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए से थोड़ा आंख बंद करके बैठ जाओ भाई, वो आपको री एनर्जाइज कर देता है थोड़ा सा हल्का सा। इसलिए मैं तो कहता हूँ आप लोग सोया भी करो दोपहर में, है ना, आधे घंटे की नींद लो ही लो, एनर्जी रहेगी शाम को, वरना थकान हो जाएगी। और हर 25 मिनट में कम से कम 5 मिनट का ब्रेक ले लिया करो, तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाएगा। यही है पोमोडोरो टेक्निक। अलार्म सेट करो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक का मतलब ये नहीं है ना, फिर बता रहा हूं, मोबाइल में बात, मोबाइल में रील नहीं है ब्रेक का मतलब। ब्रेक का मतलब है इस किताब से अपने आंख को हटाना, अपने आंखों को आराम देना, ब्लड सर्कुलेशन जो जाम हो रहा था यहाँ बैक में, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना, थोड़ा सा इधर उधर उछल कूद करना, है ना, चाहे तो ऐसे हाथ पैर फैला दो, आंख को आराम दो। कुछ लाइट म्यूजिक सुनना है तो सुन लो, जिससे आपका दिमाग संतुलित रहे। और फिर उसके बाद 25 मिनट मतलब 5 मिनट बाद फिर से पढ़ने शुरू हो जाओ। और ऐसे हर 3 सेशन करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लो, पानी पीने के लिए या फिर कुछ हल्का फुल्का चबाने के लिए, क्योंकि चबाने से ना हमारी एनर्जी आती है। आपने देखा होगा च्युइंगम चबाते हैं क्रिकेटर्स, या हम भी कुछ चबाते हैं तो अच्छा लगता है। और गर्म पानी पी लो तो और बेहतर है, ठीक है ना। ये चीज़ किया करो, थकोगे नहीं जल्दी, वरना थकान हो जाती है हम सबको। पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं इसको। ये हमारी टेक्निक है, जापान की टेक्निक है। पहले हमारे गुरुओं ने इसको क्या नाम दिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये जापानीज टेक्निक है। हाँ, पोमोडोरो, काइजन, मैं ये सब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहता हूँ तो मुझे पता होता है, ठीक है। मैं करता था इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें किया हूँ वो बताया हूँ। 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम लोग अगर समय हो, 7 तो वैसे बज गया, फिर भी 10 मिनट है अपने पास, ठीक है। थोड़ा सा खड़े हो जाओ आप लोग सब, है ना, थोड़ा हाथ पर हिला लो अच्छे से, ऐसे ऐसे पूरा कर लो, ऐसे ऐसे पूरा करो, ऐसे हाथ पर हिला लो, हाँ ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे ऐसे कर लो, पूरा करो पूरा करो, अच्छे से करो। अभी और पढ़ना है ना आप लोग को कि छुट्टी हो जाएगी, पढ़ना है ना। हाँ, थोड़ा हाथ पर हिला लो बढ़िया से, है ना। थोड़ा सा आँख बंद करना है, बंद कर लो बैठ के, बस फिर बैठ जाओ। अब विचार करो कि मेरे से क्या सवाल पूछना है। 15 मिनट है अपने पास, मैं बता दूंगा, वरना एक सिंपल सा टॉपिक है ब्लड ग्रुप, जिसको नहीं पता होगा मैं पढ़ा दूंगा अगर सवाल नहीं पूछोगे तो, ठीक है। कि माता पिता का ये ग्रुप है, बच्चे का क्या ग्रुप होगा वो मैं सोच के आया था, मैं पढ़ा दूंगा, है ना। या फिर तुम लोग को जो सवाल पूछना है वो पूछ लो, बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, मैं इसको थोड़ा सा पी के आता हूँ, 2 मिनट लगेगा बस, ठीक है। तो कोई सवाल? पक्का? ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। देखो ब्लड ग्रुप जो होता है ना, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप देखे गए हैं हमारे? 4 ना। एक और होता है RH फैक्टर करके। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेन, है ना, वेरी गुड। और RH फैक्टर की खोज किसने की थी? आज सर्च कर लेना, दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आती हैं, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप का मतलब ये होता है, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मैंने लिख दिए, ए बी और O, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है जिसके कारण उसको चढ़ाएं या ना चढ़ाएं? क्या होता है इसके अंदर बताओ तो, सिंपल वे में एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। तो ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है बताएंगे प्लीज? ये क्या हो रहा है? एंटीजन, अच्छे से बोलो ना, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? इधर से कोई बताओ, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होता है? ए, बी या O? ए, वेरी गुड। और क्या होता है? एंटीबॉडी 0, ठीक है, इसी को O बोल देते हैं, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप में, ये ब्लड ग्रुप बी है, इसमें क्या रहेगा? एंटीजन बी रहेगा और एंटीबॉडी O, मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। एक्चुअल में नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी ना
छोटा उसको बी से डिनोट करते हैं, अपन बायो पढ़ते हैं ना तो बताते हैं, लेकिन सिंपल वे में पीएससी के हिसाब से अपन इसको ये मानते हैं कि इसमें नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ए बी में होता है ए और बी भी होता है ना, और ओ में क्या होता है, एंटीबॉडी बस होता है, एंटीजन नहीं होता। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब ये ब्लड ग्रुप वाला लिख देता हूं ना, ब्लड ग्रुप, जब ये ब्लड ग्रुप वाला है ना, अब ये बताओ मुझे एंटीजन क्या होते हैं, क्या चीज होते हैं एंटीजन, बेसिकली क्या होता है एंटीजन। हमारे को वो कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, तो उसमें हमारे शरीर में क्या आता है, जिससे क्या आता है, बैक्टीरिया आते हैं ना। तो जब बैक्टीरिया आते हैं तो हमारे बॉडी में क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। क्यों बनता है एंटीबॉडी, लड़ने के लिए, किससे लड़ने के लिए, तो बैक्टीरिया क्या है, एंटीजन है, क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ना वो एंटीजन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि बाहर से आए हैं, और उससे कॉम्बैट करने के लिए हमारे शरीर में बनता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सी सेल्स बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वेरी गुड। व्हाइट ब्लड सेल्स का ही जो लिम्फोसाइट वाला हिस्सा होता है ना, और बहुत सारे होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यही एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, है ना। ये इनसे बाइंड करता है और उसको कॉम्बैट करता है। सेम ऐसी ब्लड ग्रुप में भी होता है। ये जो ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन है ए, एंटीबॉडी 0, ठीक है, नील मानेंगे इसको। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होता है, यहां ए एंटीजन है, यहां बी एंटीजन है। तो जब ये इस ब्लड ग्रुप वाले को, ठीक है, अगर मान लो, पहले शादी वाला बताऊं कि ब्लड चढ़ाने वाला बताऊं, शादी वाला बताऊं, इतना समझ में आ गया ना आपको किसमें क्या होता है। तो चलो पहले मैरिज को ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर रक्त संधारण पढ़ाएंगे। ये होता है ए ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, ये बी ब्लड ग्रुप वाला, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। यहां भी हम लिख देते हैं ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, अब आपको तो पता है इसमें क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो जब ए की शादी होगी तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, आप बताओ, उन शर्ट वाले भैया आप बताओ। हाँ, ए ही आएगा, कोई दूसरा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्यों हो सकता है, देखो समझना नहीं इस चीज को। इसके पास है ए और मतलब ओ भी हो सकता है, इसके पास भी आई ए है और आई ओ हो सकता है। ठीक है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो भी ए ब्लड ग्रुप बनेगा। ठीक है, आई ए और आई ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, छोटा करना पड़ेगा इसको। ये दोनों मिलेंगे आई ए और आई ए, दिख रहा है आप लोग को, तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा। क्लियर है, ये इस आई ओ से मिलेगा तो भी बनेगा ए ब्लड ग्रुप। क्यों, क्योंकि आई ए और आई जीरो ये डोमिनेटिंग है। ए जो है एंटीजन वाला क्या होता है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर का होता है। ठीक है ना, आप लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। तो ए जो है ओ पे डोमिनेटिंग है, अगर ओ है तो ओ रहेगा, लेकिन ओ के साथ अगर ए या बी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बी या ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पर क्या रहेगा, आई ओ और आई ए। तो यहां भी तीनों में ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, लेकिन अगर ये और ये मिल गया तो क्या हो जाएगा, ओ। मतलब ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। मतलब यहां पर हमारे पास ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर है, तो जब बच्चा ओ है और अगर पिता ए है
तो भी हमारे पास जो वो आएगा क्या, मदर, ये मदर साइड है, तो वो ए ब्लड ग्रुप भी हो सकती है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकती है। ये हम आगे देखेंगे। ये समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? सेम ऐसे सब में करते हैं तो हमको समझ में आया, जैसे ए और ये बी, मदर है, ये फादर है, बी के पास क्या है, आई बी है और आई ओ है, तो ए बी मिलेगा तो यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है, ए ओ मिलेगा तो यहाँ ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ बी मिलेगा तो बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, और ओ मिलेगा तो क्या मिलेगा, ओ ब्लड ग्रुप। मतलब ये है कि यहाँ बी ब्लड ग्रुप वाले अगर फादर हैं और मदर अगर ए ब्लड ग्रुप की है तो दोनों को मिलाएंगे तो हमको चारों टाइप की संतानें मिल सकती हैं। क्लियर है? सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सेम ऐसे ही आप लोग करो, तुरंत अपनी कॉपी में बनाओ और मुझे बताते जाओ, मैं भरते जाऊंगा। ठीक है, चलो मैं भी साथ साथ सॉल्व करूं कि कर लोगे? कर लेंगे, जल्दी बनाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। बना लिए? सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल में ये पूछूंगा कि कितना होगा, अनुपात क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए सोच के बनाना, मैं पूछूंगा। ठीक है, हो गया, तो जल्दी चलो देखो इधर, देख लो थोड़ा सा ना। अब सवाल ये नहीं होता कि क्या होगा, सवाल ये होता कि क्या नहीं होगा। ठीक है ना, असंभावित रक्त समूह खोजना है हमको। ठीक है, जब ए और ए मिल रहे हैं तो इसमें असंभावित रक्त समूह कौन सा है, बी और ए बी। ठीक है ना, आपको इस नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपसे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे थोड़े उल्टे, तो आपको उल्टा सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, नहीं क्या नहीं हो सकता है। अगर पिता ए बी है और माता बी है तो क्या नहीं हो सकता इसमें,
ओ, ठीक है। वैसे ही अगर ओ ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप है, मान लो कि फादर का ओ ब्लड ग्रुप है और माता का कौन सा है, ए बी, तो क्या नहीं हो सकता है? अगर फादर ओ है, मदर है ए बी, तो क्या नहीं हो सकता है ये बताओ? ए बी नहीं हो सकता और ओ नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ए बी एक साथ नहीं है। ठीक है, ए बी एक साथ होने के लिए एक ए इधर होना चाहिए, एक बी इधर होना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, ओके, क्लियर है? समझ में आ जाएगा? बना लेंगे इसको। आज आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उल्टा प्रैक्टिस करना है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? अब हम किस में चलते हैं? इसी में से रक्त चढ़ाने वाले में पे चलते हैं कि किसको रक्त चढ़ाया जाए, किसको नहीं चढ़ाया जाए। अब चलो इसी में समझते हैं। मान लो कि ये बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, ठीक है, इसको मैं कौन कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा सकता हूं? एक तो बी चढ़ा सकते हैं, दूसरा ओ चढ़ा सकते हैं। बी क्यों चढ़ा सकते हैं? क्योंकि उसमें ए एंटीजन नहीं है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा समझो। जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं उससे नफरत करूंगा। ठीक है, ऐसा कई बार होता है ना, ह्यूमन टेंडेंसी, ये मेरे ज्यादा बढ़ गया है, मैं यार उसको क्यों पसंद करूं, हम दोनों साथ में थे, मैं पसंद ही नहीं करता उसको। होता नहीं ईर्ष्या? सेम वैसे यहां पर भी है। जो मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो उससे मैं ईर्ष्या करूंगा ही करूंगा। बी एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप, इसके पास एंटीजन है बी, क्या नहीं है इसके पास? एंटीजन ए नहीं है। तो अगर बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ए चढ़ाया जाएगा तो वो जो है समस्या पैदा करेगा। उसको एक दूसरी बीमारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? दूसरा ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग होती है ना, एक मेडिकल टर्म है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो उसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों मिक्स हो जाते हैं और तुरंत ब्लड टॉप हो जाता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है ऑन द स्पॉट। इसलिए ये चीज याद रखना है आप लोगों को, जो चीज जिसके पास नहीं है उसको नहीं चढ़ा सकते हैं। इसीलिए सार्वत्रिक, क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? ए बी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें आरएच फैक्टर को जोड़ दें, आरएच फैक्टर किस जानवर से लिया गया है? रिसस मंकी से लिया गया है ना, उस ग्रुप से आया है। तो आरएच प्लस का मतलब क्या हुआ? उसमें वो आरएच का प्रोटीन जो है प्रेजेंट है। इसलिए मान लो कि आपके पास आया ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव, तो कौन से ब्लड ग्रुप को आप यूनिवर्सल डोनर बोलोगे? किसको बोलेंगे? फिर भाई ओ नेगेटिव होगा यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन नहीं है। जैसे देखो, अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। ये मान लो हो गया ए पॉजिटिव, ये सॉरी ओ पॉजिटिव, ये होगा ओ नेगेटिव। मतलब ओ पॉजिटिव मतलब इसके पास आरएच फैक्टर है, इसके पास आरएच फैक्टर नहीं है। ठीक है, समझना इस चीज को। मेरे पास जो नहीं है उससे मैं नफरत करूंगा, सिंपल सी बात है। इन दोनों में से मेरे को चढ़ाना है किसको? ए बी को चढ़ाना है। तो मैं ए बी मतलब समझ रहे ना, ए बी किसको चढ़ाना है? ए बी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, अभी आपको पता नहीं है। ठीक है, टेस्ट नहीं हुआ इसका। तो अगर ए बी पॉजिटिव है तब तो आप पॉजिटिव चढ़ा दोगे, लेकिन अगर ए बी नेगेटिव रहा, आरएच नेगेटिव रहा, तो किसको चढ़ाना पड़ेगा? ओ नेगेटिव को। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ओ नेगेटिव हुआ। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हुआ फिर? ए बी नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव रहेगा और उसको पॉजिटिव चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? समस्या। समझ में आया चीज? क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस चीज को आप अच्छे से तैयार कर लेना। हर 3 साल 4 साल में ये क्वेश्चन आ जाता है, और जब आता है तो आपको टाइम टेकिंग लगता है, क्योंकि आपको ये गणित सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या है? मैथमेटिक्स है, सिंपल है कैलकुलेशन।
इसलिए इस चीज को आप लोग बेहतर से तैयार कर लीजिए ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। और किसी को कोई पूछना है? नहीं? ठीक, थैंक यू सो मच।